के अंदर, और उस टाइम पर वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। सर एक मिनट रुका चाहता हूँ। सर आपका नाम है तारिक बख्शी साहब, बख्शी की दौर में क्या हुआ था? देखिए सर, इसके पीछे मुझे थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा। लोगों को कहना है बख्शी खारिज है। देखिए असल में ये है कि मैं ये लोगों से भी बोलना चाहता हूं कि अपनी हिस्ट्री आप देखिए, और एक होता है कहीं सुनी हिस्ट्री, प्रोपेगेंडा हिस्ट्री, दूसरी होती है रियल हिस्ट्री क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं पीछे इसमें जाना चाहूंगा, फिर थोड़े से मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। क्या लोगों को आपके लिए आपको मतलब पहले सुनना होगा आपकी हिस्ट्री? नहीं सर, मेरी हिस्ट्री नहीं, अपनी पार्टी सुनाएगी हिस्ट्री? नहीं, एक्चुअली इस टाइम पर मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो कुछ फैक्ट से मतलब ज़हनियाब हो जाए। देखिए असल में कश्मीर के अंदर 1947 से आगे यहाँ पर एक शख्सियती राज चल रहा था, और उसके खिलाफ एक पार्टी नमूदार हुई थी, और वो हुई थी 1931 के अंदर। तो 1931 के अंदर शेख साहब उसकी क़यादत कर रहे थे, और उस टाइम पे एक एपिसोड हुआ था ऐसा, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। अल्टीमेटली वो पार्टी आगे चली, लेकिन जो शख्सियाती यहाँ पर जो उस टाइम पे हुकूमत थी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को उस टाइम पे जेल में भरा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चली थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोला गया था कि ब्रिटिशर्स को यहां से निकालो, लेकिन कश्मीर के अंदर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली हुकूमत नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसी जगहें थी जहां पर मतलब एक किस्म से मोनार्की सिस्टम था, यहां पर एक किंग हुकूमत कर रहा था, लेकिन उनके पीछे ब्रिटिशर्स थे। सर पॉलिटिक्स बनने थे वो बोल रहे थे कि अल्ताफ साहब चाहता था कि मैं पीडीपी पे खुद हुकूमत करूं, मैं सीएम खुद बनूं। नहीं, पहले मैं यहाँ पर आपको उस बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ टाइम, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ज़रूरी बोलना है। हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। उसमें हैदराबाद था, जूनागढ़ था, और J&K था। और हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चला और वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम हो गया, वो इंडिया के अंदर। लेकिन यहां पर हरी सिंह का दौर था। हरी सिंह ने उस टाइम पे बोला कि ना मैं इंडिया के साथ जाना चाहता हूं, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं। ये उस टाइम पे हरी सिंह के ऐतिहासिक वर्ड थे कि मैं कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूं। तो उस टाइम पर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो थे, या सॉरी शेख साहब जो थे, वो उस टाइम पर हरी सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां पर मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं। 1947 के अंदर जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वही हरी सिंह जो है वो सदर रियासत बने और शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, जबकि लोग उस टाइम पे शख्सियाती राज के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, उसमें भी बाज़ाब्ता हरी सिंह था, शेख साहब था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ। जो इस टाइम पे 370 आर्टिकल बोल रहे हैं, उस टाइम पे ये बिल्कुल फ्रेम हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हरी सिंह जो है, उसके बाद उनका बेटा आया जिनका नाम था करण सिंह, और करण सिंह और शेख साहब के बीच में एक कंट्रोवर्सी उठी। कंट्रोवर्सी उठने के बाद करण सिंह साहब ने जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया, जो आज यहां पर देखा जा रहा है कि एनसी और कांग्रेस आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं उनको कि ये वही जवाहरलाल नेहरू है, और ये शेख साहब उसी पार्टी में है। उसी जवाहरलाल नेहरू ने, उसी कांग्रेस ने शेख साहब को 11 साल जेल में रखा था। और अब यहां पर बात आती है बख्शी साहब की। उसके बाद बख्शी साहब ज़ेर हुकूमत आए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो शेख साहब ने साइन किया था। बख्शी साहब जिस टाइम पर यहां पर पीएम बने, मैं आपको गिनकर बोलना चाहता हूं कि उनके दौर में क्या हुआ। अगर उनको एक लेबल दी जाती है, लेकिन हवा में लेबल दी जाती है, उन्होंने उस टाइम पे क्लियरली बोला कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। जवाहर टनल बख्शी के दौर में हुई। एग्रीकल्चर लैंड यहां पर सैलाब का शिकार होता था। उस टाइम पर आप ये रामबाग से ये फ्लड चैनल देख रहे हो, बंड्स देख रहे हो, उस टाइम पर बख्शी के दौर में ये हुई। उसके बाद उसका वो खुद एक अनपढ़ था, लेकिन उसका विजन बहुत ब्रॉड था। उसके बाद उसने कहा हमारे कुछ अपने डॉक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसी के दौर में बना। यहां पर REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी उसी के दौर में बना। एग्रीकल्चर कॉलेज वो भी उसी के दौर में बना।
श्रीनगर को कनेक्ट किया गांव के साथ, वो भी उसी के दौर में बना। आज आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स देख रहे हो, फ्री एजुकेशन सिस्टम, ये भी उसी दौर में हुआ है। और इवन उसने मोबाइल स्कूल्स फार फ्लंग एरियाज में खोले थे, लेकिन उसने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। और उसके बाद शेख साहब जब 11 साल के बाद छूट कर आते हैं, तो बख्शी साहब को उसके बाद रिप्लेस किया शमसुद्दीन ने, ख्वाजा शमसुद्दीन को रिप्लेस किया सादिक साहब ने। लेकिन बदकिस्मत चैप्टर हिस्ट्री का यह है कि सादिक साहब जो कांग्रेस के थे, यहां पर हमारा सदर रियासत था, यहां पर हमारा अपना पीएम था, सादिक साहब कांग्रेस के थे, और उसी दौर में सदर रियासत को कन्वर्ट किया गया गवर्नरशिप में, पीएम को कन्वर्ट किया गया सीएम में। यही सादिक साहब पीएम भी रहे हैं, यही सादिक साहब जो है सीएम की कुर्सी पर भी बैठे। उस टाइम पे एनसी जो थी, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस टाइम पे एजिटेशन में क्यों नहीं आए कि हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है? प्रेसिडेंट जो है वो उसमें जा रहा है। लेकिन उसके बाद 1975 में शेख और इंदिरा का एक अकॉर्ड होता है और कॉमन कैंडिडेट शेख को किया जाता है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन हमारे कानून को तो उसी टाइम पर छेड़ा गया था, जिस टाइम पर सदर रियासत को चेंज किया गया था, जिस टाइम पर पीएम को कन्वर्ट किया गया था सीएम के अंदर। आज जो ये कह रहे हैं कि, लेकिन उस टाइम पर था कौन? एक तरफ से एनसी थी, एक तरफ से कांग्रेस था। इवन ये सारा जो इस टाइम पे 370 है, ये टेम्पोररी है। उस टाइम पर वहां से कांग्रेस थी, यहां से उस टाइम पर एनसी थी। एक बिल पास करवानी थी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये परमानेंट बन जाता। आज जो आप देख रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहते हैं, ये दिखावा है लोगों के लिए। अगर इनके पास सच में 370 का दर्द होता तो इन्होंने फिर बहुत पहले ही इसको परमानेंट किया होता। हम 370 पर बिल्कुल स्टिक है। हम कहते हैं 370 जो है ये कश्मीरियों का हक है, जेएंडके का हक है, और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। लेकिन हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते हैं। आपने बहुत सारी हिस्ट्री बताई, अगर आप उसी हिस्ट्री में जाए 337-35 से सारे लीडर्स गए, अल्ताफ बुखारी साहब नहीं गए। किस टाइम पर? 370 सुप्रीम कोर्ट। सर मैं वही बात आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे आप मेरी बात से पहले बोलता है इंशाल्लाह वापस आएगा, उसके बाद बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में है ये मसला। ये क्या है सर? देखिए मैं आपको सिंपल पहले ही डिस्कस बाहर करके, देखिए सर मैं आपको सिंपल एक बात इसमें बोलूंगा पॉलिटिक्स के बगैर। 370 जो है, 370 खाली दो तरीकों से वापस आ सकता है। या तो हमें लोकसभा के अंदर 1/3 मेजॉरिटी दिखानी है, और यह पॉसिबल नहीं है कि हमारी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो 1/3 मेजॉरिटी पूरे इंडिया के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस जो इस टाइम पर अगर 370 को वो कहते हैं कि ये वापस आना चाहिए, मैं आपसे इस चीज पर बेट लगाकर बोलता हूं कि उनके जो नेशनल लीडर है वो एक बार नेशनल मीडिया के सामने ये बोले कि जिस टाइम पर हमारी हुकूमत आएगी 370 हम वापस करेंगे। लेकिन हाँ, हमने भी अपने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन हम दिखावा नहीं करना चाहते हैं। हम वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं रहना चाहते हैं मीडिया के सामने। ये तो दिखावा है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, जिस टाइम पर एनसी यहां से थी उधर से कांग्रेस था, और उस टाइम पर ही अगर एक बिल पास हुई होती राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, आज ये मसला ही नहीं होता। उस टाइम पर ये लोग जो सारे थे ये अपने शीश महलों से बाहर ही नहीं आते थे। सर महबूब मुफ्ती की हुकूमत थी, उसी वक्त 370 की ये पिटीशन हुई थी, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जहां पर बहुत सियासत चलती है इन मामलों में, यहां पर हर कोई पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि हम यूथ के लिए ये करेंगे वो करेंगे। यहां पर मैं एक सिंपल एक फैक्ट आपको ये बोलना चाहता हूं कि जिस टाइम पर मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई थी 2002 के अंदर, सबसे पहला हीलिंग टच पता है उसने क्या दिया हमें? जो आप ये एयरपोर्ट रोड देख रहे हो ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एयरपोर्ट रोड जो आप देख रहे हो ना, फ्रॉम रामबाग टू हुमामा, इसमें इस तरफ से भी दुकानें थी, इस तरफ से भी दुकानें थी, और वो जो दुकानदार थे उसमें हमारा यूथ था। उन्होंने बैंक से लोन लिया था और वहां पर वो अपनी दुकान चला रहे थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को उनको हटाना था, उनके लिए पहले एक पॉलिसी खड़ी करनी थी, क्योंकि उससे प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उन्होंने ही उनको दिया था बनाने के लिए।
मुफ्ती साहब ने उस टाइम पे एक ऐसा ऑर्डर निकाला, हुशमुश बोला कि ये सारे दुकान बंद कर दो। आप आज भी देखोगे वहां फ्रंट साइड में शटर नहीं है, लेकिन वो मुफ्ती साहब का गिफ्ट था। उसने उस टाइम पर उन 400-500 बंदों के बारे में सोचा ही नहीं कुछ। अगर सच में उनके दिल में कुछ था, चाहे मैं कहता हूं कि एक बंदे के हुकूक अगर पामाल किए जाए, वो माना जाता है कि पूरी आलमी इंसानियत के पामाल हो रहे हैं। वो 350 बंदे जो थे वो फाकों पर आ गए, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। आज भी मैं उसमें कुछ बंदों को जानता हूं, आज तक वो मजदूरी करके वो बैंक का पैसा लौटा रहे हैं। लेकिन अगर वो इलीगल ही थे, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने तो उनको परमिशन दिया था ना वहां पर, अगर उनको अब रिहेबिलिटेट करना था, लेकिन उसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए। 1989 के अंदर मैं आपसे बोल रहा हूं, अब सपा जो है, आर्मी स्पेशल पावर फोर्स एक्ट, ये मुफ्ती साहब जिस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, ये उस टाइम पर आया है। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एनसी थी 2002 के अंदर, जिस टाइम पर ये लोगों के पास आए, इसी चीज पर वोटिंग हुई, हम अब सपा को हटाएंगे। एक तरफ से ला रहे हैं, लेकिन वो किसी ने देखा नहीं। अब दूसरी तरफ से जब लोगों के पास आ रहे हैं कहने के लिए कि हम अब सपा को हटाएंगे, उस टाइम पर इनका नारा था कि ये एनसी ने लाया। एनसी तो खाली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी, लाया तो वो था होम मिनिस्टर साहब ने, जो मुफ्ती साहब उस टाइम पे सेंटर में थे। और हमारा जो कौम है, ये मासूम कौम है। यहां हमारे लोगों को बैकग्राउंड में क्या चलता है, उनको ये चीज पता नहीं चलती है। आज फिर से वो हमारे पास आ रहे हैं वही नाटक लेकर। आपसे मैं कह रहा हूं, क्या आपको भरोसा है कि फिर से ये गवर्नमेंट आएगी और यूथ के लिए कोई पॉलिसी होगी? सर बीजेपी अभी डेवलपमेंट बहुत कुछ कर रही है। देखिए, उनका काम है, ये सेंटर में उनकी हुकूमत है, और वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यहां पर इस टाइम पे हम तो डायरेक्टली इस टाइम पे गवर्नर के अंडर है, और इस टाइम पर बीजेपी जो है उनको करना ही करना है किसी भी हाल में। वो नहीं करेंगे तो तुर्की से आएगा कोई बंदा, अमेरिका से कोई बंदा आएगा। बहुत सारी पार्टीज है, वो भी कर सकती, चाहे वो अपनी पार्टी भी हो, चाहे वो पीडीपी भी हो, चाहे कांग्रेस भी, चाहे नेशनल कांग्रेस, वो भी तो ये इतनी सारी डेवलपमेंट कर सकती है। कुछ ही सालों में बीजेपी ने इतनी सारी डेवलपमेंट की, चाहे आप देख सकते हैं G20 में कितना डेवलपमेंट किया, या बाकी जगहों पे। सर मेरा भी यही सवाल है, अगर बख्शी साहब ने कुछ साल हुकूमत की, उसने टनल लाई, फ्लड चैनल लाए, मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज, इतने सारे, महाराजा के टाइम पर अमर सिंह कॉलेज बना। आपकी हुकूमत होगी तो आप क्या लाएंगे? इंशाल्लाह की पार्टी से। परसों 8 मुहर्रम था, 8 मुहर्रम गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, 10 मुहर्रम क्यों नहीं किया? अल्ताफ साहब भी जा सकते थे ना गवर्नर के पास, नहीं 10 मुहर्रम तब से। और पॉलिटिशियन इतने सारे पिछले सालों से ना एनसी ने किया, ना पीडीपी ने, ना कांग्रेस ने किया, ना अपनी पार्टी ने। ऐसा क्यों? आप ऑन रिकॉर्ड चेक, गवर्नर खुद आए वहाँ पर। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए कि अल्ताफ साहब का क्लियर एक उसमें बयान था कि चाहे उसमें वो मुहर्रम का जुलूस का मसला था, चाहे उसमें यात्रियों का मसला था, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम सेक्युलर है। सर उससे पहले भी था ना ये। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस टाइम पर ये तो मैं कहता हूँ LG गवर्नमेंट जो है, उनका एक बड़ा काम है कि आज उन्होंने शिया कम्युनिटी को एलो किया है इस तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम हुकूमत में आएंगे, हुकूमत चेंज हो रही है सर, हो रही है, रिवायती सियासत जो है वो अब नहीं चलेगी। हमारी जो कौम है, हमारा जो यूथ है वो बेदार हो गया है। अब गानों से सियासत नहीं चलेगी, अब महफिलों से सियासत नहीं चलेगी, अब दाबर से सियासत नहीं चलेगी, अब रियल फैक्ट से सियासत चलेगी। जहांगीर घंटाघर में डांस से सियासत चल रही है। आपने देखा घंटाघर में परसों LG गवर्नर ने इनॉग्रेशन की है और डांस कर रहे थे सारे। देखिए सर, ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी बंदे को अपने तरीके से जीने का हक है। आपको लगता है रात भर अब लोग चलते हैं, 2 बजे रात भी निकलते हैं, यानी कि 5 बजे ऑटो वाला बेचारा घर जाता था। हम भी यही चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म इतना बढ़ जाए कि हमारी ये इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो जाए कि हम स्विट्जरलैंड को पीछे कर जाए। आपको लगता है अगर आप हुकूमत में आ जाएंगे फिर आप डेवलपमेंट चेंज करेंगे? इंशाल्लाह। देखिए, आप उसी बात को मानकर चल सकते हो जो मेरी ज़बान है, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या है वो आप नहीं जान सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना इस टाइम पे खाली बोल सकता हूँ कि मेरी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है वो अपनी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है वो अपनी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है वो अपनी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है वो अपनी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगों के लिए सियासत में आया हूँ। मैंने यूथ को देखा है किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो है वो अपनी ज़बान और मेरा दिल जो है वो एक है। मैं खाली अपने लोगो
ये इस टाइम पे फोबिया के शिकार हुए हैं। ये कहते हैं कि नहीं, यहां पर अक्सर बोला जाता है कि सियासत गंदी है, सियासत गंदी है, लेकिन मैं उनसे बोलता हूं सियासत एक नोबल काज है, और अगर आपको हुक्मरानी मतलब करने का मौका मिले, आप उस तरीके से करो जैसे हमको सिखाया गया है। सर, आप एक खुद चेयरमैन अल गजाली स्कूल के ट्रस्टी हो, आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपने यूथ विंग ज्वाइन किया अल्ताफ बुखारी? देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि इकबाल कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अंदर घर में बैठकर चाय पीकर गॉसिप करना अपने घर वालों के साथ और बोलना कि अरे उस हुकूमत ने ये किया, उस हुकूमत ने वो किया, लेकिन अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो बाहर जो गटर होता है उसको देखकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये गटर गंदा है, गटर में डूबना पड़ता है, उसके बाद ही खुद देखा सियासत क्या है, सिया अपनी पार्टी ज्वाइन करके। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं खाली अपनी पार्टी ज्वाइन करके, आप तो अपनी पार्टी ज्वाइन, बहुत सारी सियासी पार्टी है, लेकिन आपने तो वो ज्वाइन ही नहीं की। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने अपनी पार्टी तो ज्वाइन की ना। देखिए, अल्ताफ साहब के पास इतना पैसा है, बिजनेसमैन है, सियासी बंदा है। आपसे मैं यहां से बोल रहा हूं कि आपकी नजर में और कौन सी पार्टी है जिसका हाथ में थाम? इतनी सारी पार्टीज है सर, आप एनसी है, कांग्रेस है। एनसी जो है वो 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, और जब 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी बोला ये 370 ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला जान सकते हैं क्योंकि इनने 70 सालों में हुकूमत की। सर, मैं इतना कह रहा हूं कि ये सच उन्होंने बोला है। जितना फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं उस बारे में उतना कोई नहीं जानता है। यही हमारी बदकिस्मती रही है। अगर वो टेम्पोररी था, उनकी हुकूमत थी, उधर से कांग्रेस की हुकूमत थी, एक बिल पास करनी थी और ये टेम्पोररी से परमानेंट हो जाता, और तब भी हमारा ग्राउंड जो है वो स्ट्रांग है। तब भी हम कहते हैं कि 370 जो है वो डेफिनेटली वापस आएगा। सर, आपको लगता है अल्ताफ साहब कन्वर्सेशन में है बीजेपी के साथ, क्योंकि आने वाले सियासी में ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है एनसी एंड पीडीपी? देखिए सर, ये तो अल्ताफ साहब के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ये तो सियासत है। देखिए, बात वो करनी चाहिए जिसका कोई फैक्ट हो। फैक्ट यही है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उमर साहब जो थे वो बीजेपी हुकूमत में यूनियन के अंदर रहे हैं, सच्चाई यही है। लेकिन इस सच्चाई ये भी है ना सर, अल्ताफ बुखारी के साथ उनके साथ अच्छा गठबंधन है क्योंकि उनको बंद ही नहीं है बीजेपी वालों, पीडीपी या एनसी के साथ। ये तो आप बोल रहे हो सर, लोग देख रहे हैं ना। देखिए सर, जिस टाइम पर पिछली बार सारे के सारे बीजेपी वाले जो थे वो उस टाइम पर वहां पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, वो थी 370 आर्टिकल के लिए। अपनी पार्टी ने उस दिन ब्लैक डे मनाया, अपनी पार्टी ने उस दिन ब्लैक डे मनाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब हम इनके साथी हैं, वो वहां से खुशी मनाएंगे और हम मातम मनाएंगे, लेकिन ये यहां पर खाली देखिए असल में खाली एक इशू है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अपोजिशन पार्टीज के पास इस टाइम पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो सियासत करे। लोगों के पास जाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, लोगों ने आजमाया है। बोलेंगे कि हम जॉब पॉलिसी लाएंगे, लोगों ने आजमाया है। अब उनके पास एक ही चीज है, वो है 370। ये एक सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 370 जो है ये जे.एंड.के का हक है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक में फैसला देगा। इवन बुखारी साहब ने जो हमारा ये लैंड था, सबसे पहले वही बंदे हैं जिन्होंने उस पर वो रिजर्वेशन लगवाई, हमारी जॉब्स पर रिजर्वेशन लगवाई। कम से कम उन्होंने कुछ तो दिखाया। हाँ, अब इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना और मीडिया के सामने आना, ये कौन सा अप्रोच है? घर में बैठकर भी टीवी पर देख सकते हो, जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहना? अल्ताफ साहब ने खुद पिटीशन डाला। हाँ, मैं कहता हूं कि जो मैं यहां से इस टाइम पे लाइव टेलीकास्ट में देख रहा हूं, वो मैं वहां जाकर नहीं देख सकता हूं। बाहर जाने का मकसद क्या है वहां बैठने का? आप मुझे बताइए। क्या जज साहब उनको देख रहा था कि ये बाहर बैठे ऐसे? लेकिन ये खाली क्या है कि लोगों को ये बोलना कि 370 जो यहां से लूटा गया है, हमारा जिगर छन्नी है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सच में उनका जिगर छन्नी था, 70 सालों में उन्होंने इसको क्यों नहीं वैसा किया? या कांग्रेस या ये जब सदर रियासत को चेंज किया, गवर्नर के अंदर, पीएम को चेंज किया सीएम के अंदर, उस टाइम पर भी मॉडिफिकेशंस इन्होंने लाई।
शेख इंदिरा अकॉर्ड हुआ किस बेस पर हुआ? इन्होंने कॉमन कैंडिडेट चुना शेख अब्दुल्ला को। इस टाइम पर नॉर्मली यहाँ पर मतलब एक पार्टी वो है ये ना ये पार्टी नहीं जो हमारे वो मुजफ्फर शाह साहब है, एनसी। हाँ अक्सर बेशतर वो इस टाइम पे बोलते रहते हैं कि ओ एनसी ये एनसी वो। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 1983 के अंदर फारूक अब्दुल्ला, जिस टाइम पे शेख अब्दुल्ला साहब जो है उनकी डेथ हो गई थी, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत किसने खत्म की थी और वहां पर कौन बैठा था?